हाँ, तो कमर्शियल स्पीच। अब देखो यहाँ पे एक आध केसेस हैं। केस के नाम देखो, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। सबसे पहला तो है हमदर्द दवा खाना। हमदर्द दवा खाना लाल कुआं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। ठीक है। अब इन्होंने, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमदर्द दवा खाना एक कंपनी थी, और इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि 2 बूंद लो, 2 बूंद और तुम्हारा सर्दी जुकाम गायब। अब ये जो ड्रग अथॉरिटी थी, इन्होंने इनके ऊपर बैन लगाया कि आप इस तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो है वो कोर्ट चली गई। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो हमने ये इन टर्म्स ऑफ, नहीं, हमदर्द दवाखाना हमने सिटीजन पे लिया था कि कंपनी सिटीजन नहीं है तो उसकी फंडामेंटल राइट नहीं होती है, इफ यू रिमेम्बर। तो मैंने ये केस आपको वहां पर भी दिया था। ठीक है, तो एक तो वो एस्पेक्ट हो गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियल स्पीच पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई कमर्शियल स्पीच जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपनी सेल को बूस्ट करना चाहते हो, सेल परचेज हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। दिस इज ओनली द पर्पस ऑफ कमर्शियल स्पीच और दी एडवर्टीजमेंट। तो ये यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हमदर्द दवा खाना में इन्होंने बोला कि कमर्शियल स्पीच डजंट कम्स अंडर 19(1)(a। ठीक है। फिर इसी केस को डिस्कस करने के लिए दूसरा केस आया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ठीक है। तो यहाँ पर हमदर्द दवा खाना को एनालाइज किया, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा है कि अ, इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो जो स्पीच, कमर्शियल स्पीच, ड्रग, जो भी इनकी अथॉरिटी होती है, जो भी स्टैट्यूट होता है, कानून होता है, उसमें जो प्रोहिबिटेड है भाई वो प्रोटेक्टेड नहीं है, बाकी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रोवाइडेड वो प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। और इसमें फिर दूसरा एक और केस आया, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल। ये केस है आपका 1995। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल 1995। यहाँ पर इन्होंने बोला भाई कमर्शियल स्पीचेस जो है वो भी प्रोटेक्टेड है, प्रोवाइडेड भाई वो फॉल्स और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जस्टिस कुलदीप थे, उन्होंने ये भी बोला कि एडवर्टीजमेंट तो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ऑल टुगेदर बूस्ट करता है। ठीक है भाई, कोई चीज दिखेगी तभी बिकेगी, बिकेगी तो इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है तो नेशनल ग्रोथ भी हो रही है। आज कितने सारे ब्रांड्स हैं जो नेशनली, जो है नेशनल से वो ग्लोबल हो चुके हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कमर्शियल स्पीच। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसमें अगर एग्जाम्पल अपन लें तो अपन पतंजलि का ले सकते हैं। पतंजलि को कई बार ऐसा हो चुका है कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अपोलोजाइज करो। यानी कि प्रोटेक्शन है, लेकिन आप फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। इवन कोरोना, कोरोना के टाइम पर ही हुआ था, उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी एक दवाई निकाल दी जो कोरोना से आपको बचा देगी, तो उसी की वजह से ये फंसे थे। फिर मैगी, मैगी में भी हुआ था। मैगी में भी उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली हुई थी। और कितने हमने, हमारे मम्मी पापाओं ने सबने मैगियां खाई हैं, है ना। तो तो उसमें लेकिन बहुत सारी, क्या लीड ज्यादा थी, कौन सा एक चीज था विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, और वो एलिमेंट जो था वो बहुत ज्यादा था, और उन्होंने अपने उस पे इसकी मात्रा कम लिखी हुई थी। दैट्स वाई वो मिसलीडिंग है, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट कमर्शियल स्पीच। तो हमने सिंबॉलिक स्पीच देख लिया, हमने कमर्शियल स्पीच देख लिया, हमने और क्या देखा, साइलेंस देख लिया हमने। अब आप मुझे बताओ, राइट टू नो, डू वी हैव अ राइट टू नो एज अ फंडामेंटल राइट? यस, अभी हमने डिस्कस किया। अगर हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम बात कैसे करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इस घुटन को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे रूरल एरियाज में जाएं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वुमेन, तो दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। इसलिए अब उनके पास इंफॉर्मेशन किस चीज की है? भाई उनके किचन की है, तो वो उसी की बात करती हैं। फिर हम कहें कि इनके पास तो सिर्फ यही बातें करने के लिए, अरे जब उन्होंने जीवन अपना इसी में काट दिया तो वो इसी की बात करेंगे ना। आज अगर हम बीइंग एन एजुकेटेड वुमेन, हम अगर लॉजिकल बातें कर पाते हैं, अपने घर में रख पाते हैं या दुनिया में रख पाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव अ piece of information, we have gained information. That's why we are able to keep the, that's why we are able to communicate with others and keep our point with the people. ठीक है ना? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घुटन है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो। राइट टू नो इज आर फंडामेंटल राइट, और यही, भाई ये नहीं होगा तो स्पीच ही नहीं होगी। तो नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो स्पीच होगा। तो दिस इज इम्प्लाइड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके लिए भी केस लिख लो, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू नो में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस केस में भी एक तो इन्होंने यही बात कही कि भाई हमारी हमारी स्पीच ही पॉसिबल तभी है जब हमारे पास कोई नॉलेज होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी। तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हमारी जो चॉइस है ना, वो तभी चॉइस बन सकती है जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि फ्रांस में वो फलाना पर्सन इज वेरी गुड, उसकी मैंने आपको 25 मिनट मैंने आपको उसके गुणगान गा दिए। अब आपको पता नहीं है वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, फ्रांस में क्या होता है, मैंने गुणगान गा दिए। फ्रांस कंट्री बहुत अच्छी है, वहां पे ऐसा होता है, वहां पे वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। कैन यू फॉर्म एनी चॉइस? योर चॉइस, यू आर मेकिंग माई चॉइस, यू आर मेकिंग माई चॉइस। मैंने आपको बोला, आपने उसे मान लिया। आप अपनी राय कब से कब दोगे, बनाओगे? ओनली व्हेन यू, आइदर यू रीड समवेयर और आप उसको को रिलेट कर पाओ, और यू योरसेल्फ वेन देयर, तब आप अपना चॉइस बना पाओ। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, वन साइडेड सब चीजें रहेंगी, तो डेमोक्रेसी फॉर्म नहीं हो पाएगी। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, तो हम अपनी चॉइसेस नहीं बना पाएंगे। तो आप ये देखो कि आज तक मैंने भी इतना सीरियसली कभी भी इस डेप्थ तक कभी नहीं सोचा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वोट देने से पहले। तभी तो वो अभी आया था, कुछ साल पहले आया था, इवन मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर ही आया था कि भाई आप सारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो भी इलेक्शन पे जो भी खड़े होते हैं, उन दे आर ऑब्लिगेटरी टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ देयर, उनकी एजुकेशन हो गई, उनकी इनकम हो गई, असेट हो गई, एंड एवरीथिंग। भाई हमें पता ही नहीं होगा ये कौन है कौन नहीं है, तो हम कैसे चॉइस कर रहे हैं? शक्ल देख के ही कर रहे हैं, पब्लिसिटी देख के कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो यही है, आधी से ज्यादा जनता, 95% की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पर ही, के बेसिस पर ही अपने वोट देती है। मैंने तो कभी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली, मैंने खुद ने नहीं निकाली कभी इंफॉर्मेशन, राइट? बट बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें इंफॉर्मेशन गेन करके ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वी आर गिविंग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल जिसको हम वोट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो जो इलेक्टेड पर्सन है, या तो देश को डुबो देगा या देश को बना देगा। अब ट्रम्प है, ट्रम्प आए, उसने
उसने अपने देश को नहीं धुएं कोई डुबोने के लिए हो गया। इससे तो कमला हैरिस आ जाती। बिफोर, जब उनके इलेक्शन चल रहे थे तो मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे, ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, ट्रम्प ही आना चाहिए। वो बढ़िया आदमी है, डिसीजन बढ़िया लेता है। और लेने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया, पूरे शेयर मार्केट डूब गया। और अब तो पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है आपस में। तो ही प्रूव टू बी रॉन्ग पर्सन, राइट। यहाँ पर भी एक केस नाम लिख लो आप। गजानन विशेश्वर, गजानन, GAJANAN, गजानन विशेश्वर, VISHISHWER, बिर्ज, BIRJ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गजानन विश्वेश्वर बिर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देयर वॉज अ पर्सन, नहीं, फॉरेन जर्नल्स थे जो कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या कर लिए थे, कन्फिस्केट कर लिए थे। कुछ फॉरेन की बुक थी और उनको कन्फिस्केट कर लिया था कस्टम डिपार्टमेंट ने। अब पीपल वो लाइक कि नहीं, रीडर्स जो थे उनको ये था कि भाई हमें रीड करना है, वी हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दिस इज वॉइडेड। यस, कोर्ट ने कहा कि भाई रीडर हो, लिसनर हो, या फिर बोलने और लिखने वाला हो, कम्युनिकेट करने वाला हो, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर कस्टम डिपार्टमेंट ने, मतलब अगर वो बुक्स प्रोहिबिटेड नहीं है और जबरदस्ती कन्फिस्केट किया है, तो यस, दिस इज अ वायलेशन ऑफ व्हाट, 19(1)। इसी में आप फ्रीडम ऑफ प्रेस भी लिख सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, थर्ड पिलर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लॉजिक वही है सेम, कि भाई न्यूज देंगे, वो देंगे और हम लेंगे, तभी तो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी और तभी डायलॉग्स पॉसिबल होंगे। राइट टू नो में आ जाएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब यहाँ पर जो हमको 6 फ्रीडम्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमने एक तो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इस ये एब्सोल्यूट नहीं है, वी ऑल नो दिस, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके क्लॉज 2 में हमको रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और एब्सोल्यूट नहीं है। कौन लगाएगा, स्टेट ही लगा सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जिनको मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं रखूंगी तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, एंड दैट विल नॉट सेट टू बी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर जो हमें, पहले मैं रेस्ट्रिक्शंस करा रही हूँ, फिर हम आगे के क्लॉजेस पर जाएंगे, राइट्स पर जाएंगे। तो जो क्लॉज 2 में हमको ग्राउंड्स दे रखे हैं वो कई एक सारे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखो कि ये जो ग्राउंड्स रखे गए हैं इनको क्यों रखा गया है। आपने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, ठीक है, अभी हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। आपने किसी को बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन बोलने के अधिकार के लिए अगले के पास बोलने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात, एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको। हाँ, तो अगर आपने किसी को बोलने का अधिकार दिया है,
तो आपको बोलने का वो एनवायरनमेंट भी तो देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि पापा बोलते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कम एंड शेयर वट एवर यू वॉन्ट, तो मेरे से आके जो चाहो वो बोल सकते हो। बैठ गए पापा के पास, पापा के साथ बता दी अपनी शरारत, उसके बाद तो दे दनादन लग गए। हाउ डेयर यू, मेरी नाक मिट्टी में मिलवा दी, ये हो गया वो हो गया, तुमने सोचा नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं करना चाहिए। तो फिर बोलोगे क्या? विल यू से इट नेक्स्ट टाइम? जब समझ में आ गया कि पापा हमारे साथ ट्रिक करते हैं, पहले तो बुलवा लेंगे और फिर हमें सुताई करेंगे हमारी, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो एनवायरमेंट नहीं दिया हमको बोलने के लिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि घर में अगर आप कह रहे हो कि आप तुम आओ मेरे साथ कुछ भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, तो उसके लिए पहले पेरेंट्स को वैसा बनना पड़ता है कि बच्चा आए और आके कम्युनिकेट करे। अगर आप वो स्पेस नहीं दोगे तो वो नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी बोल लो। तो यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू द चाइल्ड। सिमिलरली, अगर आप हमारे देश में कह रहे हो कि तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, तो उसके लिए वो एनवायरमेंट भी तो होना चाहिए। मालूम पड़ा बोल तो रहे हो कि तुम बोल सकते हो, बोला और जेल में बंद कर दिया, राइट? तो हमें दिस इज प्री सपोज्ड कि हमें हमारे देश में ऐसा एनवायरमेंट बनाना भी था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया जा सके। जहाँ पे लोग जो हैं अपना आइडिया कम्युनिकेट फ्रीली कर सके और अपने राइट को एक्सरसाइज कर सके। ठीक है। अब अब यहाँ पे बहुत सारे हमको रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ग्राउंड है हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट? आप कोई भी ऐसी बात मत बोलो जिससे स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो हार्म किसी भी प्रॉब्लम में आए वो। हाँ, अभी अगर मान लो कि कोई भाषण देने गए, अब भाषण में जाके आप ऐसी बातें बोल रहे हो कि पूरी पब्लिक जो है वो उत्तेजित हो गई, वायलेंट हो गई, आपस में लोग झगड़ रहे हैं या फिर सरकार के पीछे दौड़ गए हैं, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी चीज को, आप सरकार को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसकी पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, सरकार के किसी एक्शन को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इसमें क्रिटिसिज्म यही था ऑपोजिशन का कि आपने सिंदूर नाम क्यों रखा। अगर आपने न्यूज में देखा हो, पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, आपने सिंदूर नाम क्यों रखा? इसी पे डिबेट चल रही है, इसी पे क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो दिस कैन बी हैपेन, ये किया जा सकता है। लेकिन अगर वो लोगों को उकसाने के लिए किया जा रहा है और पब्लिक वायलेंट हो रही है, तो फिर आप वो स्टेट सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा, एंड दैट विल नॉट कवर्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ 19(1)(a)। ठीक है। फिर सेकेंड है अपना सोवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? ऐसे कोई भी चीज जैसे इंडिया की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी पे कुछ भी हार्म हो तो वो नहीं बोल सकते आप। जैसे कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल। अब इतना मैं ही बोल दूं फिर? ऐसा कभी नहीं। समझाओ मुझे, इफ यू कैन। अब जैसे मान लो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी पता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, और आपने जाके कहीं और बोल दी। मालूम पड़ा कि अगर हम अपन लोग तो क्या, जनरल पब्लिक है, ठीक है, अभी अगर किसी मिनिस्ट्री में बैठे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी, होती, जो कि अगर लीक होती हैं, कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। छावा मूवी देखी है? छावा नहीं देखी है? छावा तो देखनी चाहिए थी, वेरी गुड मूवी। छावा में कौन था? छावा में शिवाजी संभाजी महाराज है, जिनके ऊपर पूरी मूवी है। ही वॉज वॉरियर, हर वॉर को उन्होंने जीता। और हारे भी क्यों? हारे इसलिए क्योंकि उन्हीं के
उन्हीं के परिवार का कोई एक ऐसा था जिसने आ, इसको दुश्मन को ये बता दिया कि भाई संभाजी महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट, उस चीटिंग की वजह से, उस इंफॉर्मेशन की लीक होने की वजह से क्या हुआ, जो आपका वो था ना, कौन था यार, मैं नाम ही भूल गई। अकबर था, अकबर थोड़ा ना था, नाम भूल गई, छोड़ो अभी याद नहीं आ रहा। तो जो भी दुश्मन था वो उसके कब्जे में आ गए, और उसने फाइनली क्या हुआ कि वो उसने उनको मार दिया 40 दिन। उसमें तो 13 ही दिन दिखाए थे, 40 दिन जो है प्रताड़ित किया था, एक्सप्लॉइट किया था। तो वो क्या हुई, दैट इज द ब्रीच ऑफ सोवरिटी। ऐसी अगर हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन कहीं अगर बाहर लीक हो जाए, लेट सपोज कि समवन इज देयर हु इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पाकिस्तान, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट इफेक्ट कम ऑन अ कंट्री, देन ऑफ कोर्स फिर आप कहो कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ये थोड़ी ना बात होगी, यू कैन नॉट डू दैट। इंटीग्रिटी, हम सारे, इंटीग्रिटी मतलब हम सब साथ में हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन की वजह से अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाए, लोग खड़े हो जाए, हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें अलग करो। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में यही हो रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इसलिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। वहां पे लोग खड़े होके कह रहे हैं कि हमें इस देश में नहीं रहना, हमें अलग करो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं। तो दैट इज दैट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो वो कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड है। फिर फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर स्टेट, ये भी हमें समझ में आता है। तो हमारे रशिया से अच्छे रिलेशन है, लेकिन अगर मान लो, लेकिन अगर मान लो समवन इज डूइंग, समवन इज कम्युनिकेटिंग समथिंग टू द रशिया, जैसे इंडिया रशिया के रिलेशनशिप हैम्पर हो जाएं, तो फिर दैट विल नॉट प्रोटेक्टेड अंडर 19(1)(a। ठीक है। अब जैसे इस बार अगर मैं एग्जांपल लूं, तो इफ यू रिमेम्बर एआई समिट जब हुआ था अभी इंडिया में, रिसेंटली हुआ था, तो वहां पे कुछ ऑपोजिशन की पार्टीज के लोग जो है अपनी टी शर्ट्स उतार के प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए वहां। अब वहां पे ग्लोबली लोग आए हुए हैं, ग्लोबल गेस्ट आए हुए हैं एआई समिट, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन दिस वे। कहीं ना कहीं हमारे देश की रेपुटेशन नीचे जाती है, सामने वाले के साथ हमारे रिलेशनशिप भी हैम्पर्स हो सकते हैं, है ना। तो सच कम्युनिकेशन, वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, और उसमें एक्शन ही ज्यादा है वैसे भी, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को याद रखिएगा, ये बाय फर्स्ट अमेंडमेंट ऐड किया गया था, इनिशियली ये नहीं था। पब्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए, दिस वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। और इसमें केस का नाम भी लिख लो, ये पब्लिक ऑर्डर के लिए, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस राम मनोहर लोहिया, मनोहर लोहिया। सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस राम मनोहर लोहिया। पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या है, पब्लिक पीस, सिक्योरिटी, ये हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अभी अगर मान लो कि कोई अब जैसे आईपीसी में वेल सिडिशन तो नहीं है, लेकिन और
ऑफेंसेस तो दिए हुए हैं। अपन ने पढ़े थे ना, इंटीग्रिटी हैम्पर हो रही, सोवरिटी अगर हैम्पर हो रही है, ठीक है, तो अगर टेररिस्ट वाला जो सेक्शन ऐड किया गया है, ठीक है, तो ये सब जो है इसमें ही आते हैं। अब आप ये देखो, जैसे मान लो धर्म के नाम पर ही जो है आउटरीजियस आप फैला रहे हो। अब ऐसा नहीं होता कि रिलीजन पर अगर हम कोई बात कमेंट करें तो एवरी एवरी स्टेटमेंट और कमेंट इज आउटरीजियस। ऐसा नहीं होता, है ना। अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो वो बात कर सकते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो कॉन्वर्सेशन ऐसी है जिससे कि एक्चुअली में डीपन जाके रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। फिर वो पब्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। अगर अब जैसे अभी रिसेंटली जो होली पर इंसिडेंट हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, वो एक छोटी सी बच्ची से बलून गिर गया एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने आके जो है उस लड़की को, उसकी फैमिली वालों को मारा। और तो वो क्या है, जो बलून गिरा, दैट वाज बाय मिस्टेक एंड बाय द चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड। इट वाज नॉट सच कि किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई हो। इतना ही था तो कपड़े भी जाके चेंज किए जा सकते थे। किसी को जान से ही मार देने के लिए आप आ गए हो, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी समवेयर आर फॉर द पब्लिक पीस ओनली। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मोर ग्रेव है, पब्लिक ऑर्डर उससे थोड़ा कम ग्रेव, ऐसे कह सकते। फिर ना, अपना नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मैम ऑब्वियसली बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के थ्रू। हम्म। क्यों? क्या होगा अगर कर दिया तो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। भाई, इस देश में आज भी लोगों को जुडिशरी पर भरोसा है। अगर कुछ हम्म। गलत होता है तो लोग जाते ही हैं, तो, है ना। और क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव अ फेथ इन द जुडिशरी। अब अगर आप जुडिशरी का ही इज्जत ना करो, पब्लिकली उसकी बेइज्जती करो, तो फिर लोगों का विश्वास क्या नहीं खत्म होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा, तो आप, पहली चीज तो ये हुई कि आप पब्लिकली जुडिशरी की बेइज्जती नहीं कर सकते। और बेइज्जती कई टर्म्स में होती है जुडिशरी। या तो उसकी बात ना मान के, या आप कहते हो कि हम तुम्हारा ऑर्डर ही नहीं मानते, जाओ। ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। या फिर आप आगे बढ़ के बोल रहे हो पब्लिकली। अब जैसे अभी रिसेंटली वो, अभी 2-4 हफ्ता ही भर हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में जो है जुडिशरी के लिए लिख दिया था इतने पेंडिंग केस हैं और ये है, इतने जजेस की कमी है। और आप ये कह के क्या कर रहे हो, करप्ट जुडिशरी। उसमें 8th क्लास की नोटबुक में लिखा है करप्ट जुडिशरी। तो दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप बच्चों को ही पढ़ा रहे हो कि जुडिशरी पर फेथ करने की जरूरत नहीं है। लिखोगे तो बच्चे तो यही समझेंगे ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, मतलब जुडिशरी की जो के बारे में आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का फेथ करता है। दूसरा, कि आप बातें कर सकते हो केसेस के बारे में, लेकिन आप, सोशल मीडिया ट्रायल चलती है आजकल। अब आप ये देखो, अगर अपन 3 ईयर रूल प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो लिटरली चैनल्स वालों ने, जैसे न्यूज चैनल वाले डिबेट चलाते हैं वैसी डिबेट्स चल रही हैं। जजमेंट डे 13 मार्च को था ना, 12 मार्च को ही सारी चीजें डिस्कस हो गई थी कि भाई इतने हाई कोर्ट्स ने जो है फेवर नहीं किया है, इतने कॉलेजेस ने फेवर किया है, इतने। ठीक है, वो कर सकते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड, वो कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि चलो ये तो हमारा ही जुडिशरी से रिलेटेड है, इसमें सब बातें हो रही है बच्चों को लेकर। बट कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत बियॉन्ड कर जाती हैं। और मीडिया ट्रायल से प्रॉब्लम क्या आती है? मीडिया ट्रायल से प्रॉब्लम ये आती है कि पब्लिक जो है अपना डिसीजन खुद दे देती है। वो था ना अपना आर भारत,
आर भारत में कौन है? अर्नब गोस्वामी है। अरे, आर, आर भारत न्यूज चैनल है। अर्नब गोस्वामी को नहीं जानते? अर्नब गोस्वामी इज अ जर्नलिस्ट। उसका खुद का चैनल है भाई, आर भारत। तो सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था, तो उसको पकड़ लिया था जाके, उसके घर में घुस के उसको अरेस्ट किया गया था। क्योंकि द काइंड ऑफ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन द आर भारत वाज एक्चुअली a sort of media trial. He was in any case going to say कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं करी है और उसका मर्डर किया गया है। वो खुद ही ट्रायल चलाना शुरू कर दिया कि उसमें कई एक लड़की का भी नाम था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, कि भाई उस, हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़की को भी छत से नीचे फेंका गया था, उसका रेप किया गया था। शी वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू द केस। फिर रिया चक्रवर्ती वॉज ऑल्सो देयर। तो क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ मीडिया मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? क्या पेंडिंग टॉप जजमेंट आ गया जब तो आप बात ही कर सकते हो। अगर पेंडिंग केस है तो क्या उस पर बात ही नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं। तो फिर मीडिया ट्रायल में प्रॉब्लम क्या है? कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगा? मतलब कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा? उन्होंने खुद ही बता रहे कि जजमेंट दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, जब आप पब्लिक को ऐसी न्यूज दे रहे हो जजमेंट के बारे में, डिसीजन के मतलब सॉरी केस के बारे में, जहां पे पब्लिक अपना ओपिनियन बना रही है आपके हिसाब से। क्योंकि अगर पब्लिक ने ओपिनियन बना लिया तो फिर कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो, पब्लिक का जो ओपिनियन आपने बनाया वही रहेगा। और फिर पब्लिक क्या करती है कि जुडिशरी पर उसे विश्वास नहीं उठ बैठता। भाई कोर्ट्स, जजेस बिकाऊ हो गए हैं, है ना? कुछ भी जजमेंट देती है। अरे तो आपके पास एविडेंसेस तो आपने नहीं देखे ना, प्रोसीजर आपको पता नहीं है, क्या हुआ कोर्ट में ये पता नहीं है। कई बार पता होता है किसी जज को कि सामने वाले ने खून किया है, लेकिन एविडेंस ही नहीं आए तो बेचारा कैसा जजमेंट देगा? तभी तो कानून अंधा है। इट ऑल गोज अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, नो मैटर व्हाट। तो मीडिया ट्रायल, अगर मीडिया ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट की पब्लिक का ओपिनियन नहीं बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एंड में जुडिशरी को ही कंटेम्प्ट हो। भाई पब्लिक अगर उसकी बात नहीं मानेगी, उसके जजमेंट्स पर अगर विश्वास नहीं करेगी, तो कंटेम्प्ट ही तो हुआ कोर्ट का। ठीक है, तो पेंडिंग केस पर बोल सकते हैं, लेकिन किस हद तक बोल सकते हैं इट इज इम्पोर्टेंट। इसमें और भी केस है, जैसे आपका फारूक अब्दुल्ला ने बोला था। फारूक अब्दुल्ला जानते हो? आज तो ही इज करंट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एम आर पराशर पर ये पहले का केस है। एम आर पराशर वर्सेस फारूक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। एम आर पराशर वर्सेस फारूक अब्दुल्ला। ही वॉज सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम ऑल्सो। कोर्ट का एक डिसीजन आया उसके खिलाफ, उसने कहा जो करना है कर लो, मैं नहीं मानता। दिस इज अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप सीधा यही कह दोगे कि हम जुडिशरी की बात ही नहीं मानेंगे? आओ, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? होने तो जो हो रहा है, हम तो अपनी मर्जी की करेंगे। तो दिस इज अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर एक केस है इंद्र अरुंधति रॉय, इफ यू नो। इंद्र अरुंधति रॉय, ARUNDHATI, अरुंधति रॉय। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, एंड शी इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट। तो शी वाज इन फेवर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि वहां पर नर्मदा नदी पर कुछ वो बनाना था, डैम वगैरह बनाना था। लेकिन नर्मदा नदी के आसपास के जो लोग थे उनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही थी उस वजह से, क्योंकि वहां पे डैम आ रहा था। कोर्ट ने डिसीजन जो है वो
डैम के फेवर में दिया। और डिसीजन आने के बाद अरुंधति रॉय, शी वॉज जर्नलिस्ट, शी स्टार्ट राइटिंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। मार्चें निकाली उन्होंने, स्लोगन्स दिए खूब सारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। एंड देयर कोर्ट सेड टू फाइल अ एफिडेविट, एफिडेविट में भी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया। So their court was like, this is clear contempt of court, and she held guilty for contempt of court. ठीक है। For decency and morality, decency and morality एक broad topic है। That depends। मुंबई में जो डिसेंसी है, मे बी वो डिसेंसी यहाँ ना हो। मोरालिटी जो मेट्रो सिटीज में है वो यहाँ नॉर्मल सिटीज में ना हो। तो दैट डिपेंड्स। और उसको उसी एस्पेक्ट पे जज किया जाता है कि मतलब दिस वैरी फ्रॉम केस टू केस, दिस इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट। और डिपेंड करता है कि कोई चीज डिसेंट है, मोरालिटी है या नहीं। मे बी लिव इन रिलेशनशिप इज इन द मोरालिटी ऑफ मेट्रो सिटीज, लेकिन इट इज नॉट। इवन जयपुर जैसे सिटी में भी नहीं है इतना खुला। मेट्रो सिटीज में इट इज ओपन, पीपल यूज टू लिव टुगेदर। ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको करा दिए हैं जो रेस्ट्रिक्शंस में है। लेकिन और ये अलग अलग हैं सारे 6 लिस्ट के लिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ग्राउंड कौन से पॉइंट मतलब राइट के लिए दिया है, कौन सा नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मीनिंग मैंने आपको सबका समझा दिया। सेकंड क्लॉज पर आओ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब आप एक बात बताओ, अभी कहते हो कि बात करने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, तो क्या अकेले बात करोगे? जब तक एसोसिएट नहीं होगे तब तक बातें कैसे करोगे? इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करोगे? अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करोगे? राइट। तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल। हम एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन भाई बिना आर्म्स के और पीसफुली होने चाहिए। ये एक इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है यहाँ पर कि आप पीसफुली होइए, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, मिलो, बातें करो, बैठो, कुछ करो, लेकिन पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन इटसेल्फ इन क्लॉज 2। अब तो इजी भी है। अब असेंबल होने का हमारे पास राइट है, लेकिन कहाँ असेंबल हो गए? कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी। इस पॉइंट को दोबारा से कनेक्ट करते हैं एक बार, ये बंद हो जाएगा। ये अलग नॉट प्रॉब्लम हो गई है।